अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हो रही है मेहरान बैंक्स केस के स्कैंडल में, और अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की इसमें मिस अप्रोप्रिएशन का आ रहा है। अरबों में इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो मज़ीद निकलती आ रही हैं खबरें, वो लगता है कि 1500 करोड़ जो है वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था, और ये बहुत अरसे से मुख्तलिफ लोग भी इससे पहले करते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये अयूब खान के दौर में भी हुआ, जब उन लोगों को, कुछ लोगों को जिनके ऊपर एब्डो के केसेस बने थे, और उससे पहले उन्होंने इनकार वगैरह किया था, पैसे वैसे लेने थे। एक और ख़बर के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि 9 मार्च 2009 को मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब, ने रहमान मलिक पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मुशीर दाखिला ने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए 50 करोड़ रुपया कौमी ख़जाने से निकलवाए हैं। वज़ीर आज़म इंक्वायरी कराई और आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। रहमान मलिक ने शहबाज शरीफ के इस इल्ज़ाम के जवाब में शहबाज शरीफ को 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा करने का दावा किया, और आज तक वो हर्जाना नहीं हुआ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज पंजाब में 2009 में हुकूमत बनाने के लिए मौजूदा वफाकी हुकूमत ने IB के सीक्रेट फंड से 270 मिलियन रुपए निकाले थे। यानी पंजाब में 2009 में हुकूमत बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने IB के सीक्रेट फंड से 270 मिलियन रुपए निकाले थे। मेरी आज शुएब सुडल साहब से बात हुई और उन्होंने इससे टोटल ला इल्मी का इजहार किया। इस बात से उन्होंने कहा कि मैंने 1 जुलाई के बाद टेक ओवर किया था, और उससे पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था। खबरें थीं कि जनाब मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, लेकिन इंक्वायरी कोई नहीं हुई है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद इस्लामाबाद में, और मेरे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में ही मुजाहिद बरेलवी CNBC के, और हमारे साथ लाइन पे हैं जनाब मोहतरम हारून रशीद साहब, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, हारून रशीद साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशिर। डॉक्टर शाहिद मसूद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मुबशिर। मैं देखता हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको चंद तफसीलात बता दूँ कि यूनुस हबीब के मुताबिक 384 नहीं 1500 करोड़ तकसीम किए। उन्होंने 384 नहीं 1500 करोड़ तकसीम किए, और उनके मुताबिक जिन MNAs को ये दिया गया उसमें एजाजुल हक, चौधरी शुजात, जावेद हाशमी, चौधरी निसार, शेख रशीद, बजरिया यूसुफ एडवोकेट, और 90 में जनरल बेग साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब से उन्होंने कहा मिलना चाहते थे, और खैर वो उनकी मुलाकात हुई या नहीं ये मुझे नहीं पता। और नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि मियाँ मंशा के मुस्लिम कमर्शियल बैंक की जगह मेहरान बैंक मुस्तहकम हो, और इस ज़िमन में मुझे धमकियाँ भी मिली, और ये कल उन्होंने मेरे साथ एक इंटरव्यू में भी कहा। और उन्होंने इसके अलावा उम्मत अखबार के मुताबिक उन्होंने इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 5 करोड़ रुपया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब आसिफ अली जरदारी को दिए थे मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर शाहिद मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशिर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। ये बताएं कि ये जो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने रहमान मलिक साहब पे इल्ज़ाम लगाया था 50 करोड़ रुपया निकाल के हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, और रहमान मलिक साहब ने कहा था कि मैं दावा करूंगा हतक इज़्ज़त का, ना उसके ऊपर इंक्वायरी हुई पहले इल्ज़ाम के मुताबिक, ना दूसरे इल्ज़ाम के मुताबिक कोई दावा हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? कौन सच था? मुबशिर, एक बहुत अहम शख्सियत ने एक, और इत्तेफाक से आपके प्रोग्राम में अगर हारून रशीद साहब आ रहे हैं तो मैं नहीं जानता क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, एक बहुत अहम शख्सियत ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये 50 करोड़ रुपए उस वक्त निकाले गए थे। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से कोई 1 साल पहले, इत्तेफाक से उस जगह मैं भी था और हारून रशीद साहब भी थे, तो ये कहा गया था कि ये 50 करोड़ रुपए निकाले हैं। लेकिन मुबशिर साहब, आप ये कमाल की बात देखें कि ये यूनुस हबीब साहब क्या करेक्टर हैं। यानी एक आदमी कहता है कि मैं हबीब बैंक में एज अ क्लर्क भर्ती हुआ, और उसके बाद वो हुकूमतें बना रहा है, गिरा रहा है, और आर्मी चीफ के साथ बैठा है, सियासतदानों के साथ बैठा है, और आज अदालत में वो कह रहा है कि जी मेरे पास तो वकील रखने के लिए पैसे नहीं, वो मजे से घूम रहा है। और ये मैं आपको बताऊं मुबशिर, अभी कोई चंद महीने पहले या साल सवा साल पहले तक ये एक्टिव थे, ये मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिव थे, पॉलिटिशियंस के साथ फोन करना, राब्ता करना। आप देखें आज भी इन्होंने कहा है कि असलम बेग साहब से मैं पिछले 2 सालों में मेरी 3-4 दफा बात हुई। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं हमारे मुल्क के,
और आप देखें कि ये अयूब खान का आप जिक्र किया, उस वक्त 22 खानदान थे कोई, और उसके बाद फिर भुट्टो साहब के वक्त में आपको याद होगा एक सेठ साहब का नाम आता था। उसके बाद इसी तरह से ये जियाउल हक साहब के दौर में इस किस्म के कैरेक्टर्स बने। और ये तो वो वक्त है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने कहा मुबशिर, ये तो रसीदों वसीदों के दौर थे कि जब रसीदें दी जाती थी और टीटियां होती थी। अब तो प्लॉट्स, हाउसिंग स्कीम, एलपीजी कोटे, गाड़ियां और चीजें, अब तो इस कदर मैसिव लेवल पे वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है इस मुल्क में, और हुआ है और लूटा गया इस मुल्क को, कि मैं नहीं जानता कि उसमें ये चंद लाख या चंद करोड़ों की क्या हैसियत रहेगी। अब तो अरबों, और वो भी डॉलर्स में, बाहर की करेंसीज में दुनिया भर के बैंक्स पड़े हुए हैं। और हम बदकिस्मत हैं कि हमारा वो जो दुनिया के टॉप लिस्ट आ रही है फॉर्ब्स मैगजीन की कि अमीर तरीन शख्सियात, उसमें हमारे किसी आदमी का नाम नहीं है, क्योंकि सारा चोरी का पैसा है। तो ये तो उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा है मैसिव लेवल पे, और इसमें सबके मुंह काले हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है, मैं आपका इंटरजेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ तफसीलात हैं जो एक मकामी रोज़नामे ने रीप्रिंट की हैं आज, पहले भी उन्होंने कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के हाथ अपने सबसे ज़्यादा आलूदा है। मसलन सदर फारूक लगारी ने डेरा गाजी खान में वाक़ चंद एकड़ ज़मीन के एवज़, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थी, 2.5 करोड़ रुपया उसके अगेंस्ट लिया। और उसी तरह उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की डूबती हुई सिद्रा केमिकल्स को बचाने के लिए यूनुस हबीब ने इंतहाई नाकाफ़ी ज़मानतों पर 4 करोड़ रुपए दिए। और फिर ये बाय द वे आई थिंक ये जावेद हाशमी साहब को कोट किया हुआ है उन्होंने इसमें। अब मुझे बताएं कि प्रेसिडेंट आपके, जिसमें फारूक लगारी, आपके आज के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के स्पीकर नेशनल असेंबली, यानी इनके अलावा तो कोई ओहदे रह नहीं जाते ना कि जिनको हम कहें कि ये अच्छे हैं या चलो वो अच्छे नहीं है तो बाकी लोग अच्छे हैं। अच्छा कौन रह गया फिर? ये तो सारे का आवा बिगड़ा हुआ लगता है। नहीं मुबशिर, आप इसमें आर्मी चीफ को भी तो देखें ना। असलम बेग साहब अदालत में मौजूद हैं, असद दुरान डीजी आईएसआई मौजूद हैं, वो डीजी एमआई भी रहे हैं। तो मैंने कहा ना, इसमें तो मुंह सबका काला हुआ। और मैं कहता हूं एक ऐसा वक्त आ गया, इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला सबको ओपन कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें मीडिया के लोग भी आने चाहिए कमिंग डेज में, जो कौन कौन किस किस से पैसा लेता रहा है, किस किस को डिफेम करता रहा है, क्या कुछ करता रहा है। और आप ये देखें कि इसमें, यानी मैं तो ये पढ़ के मुझे शर्म आ रही है कि ये पॉलिटिशियंस, यानी इनका अपना कोई जमीर नहीं है। ये एक ही आदमी से, उसी आदमी ने जो उनके खिलाफ था, उसी को फिर दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, फिर तीसरे के लिए यूज कर रहे हैं, और वो व्हील चेयर पे बैठ के घूम रहा है मजे से, और उसको कोई टच नहीं कर सकता। और वो आज अदालत के सामने कह रहे हैं कि जी मैंने सब कुछ किया। लेकिन ये तो फैक्ट है ना डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, ये तो फैक्ट है ना कि आप सियासतदानों का नाम ले रहे हैं, असलम बेग का नाम ले रहे हैं, कि इसमें सहाफ़ी भी शामिल है और बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको हम लोग नहीं उनके नाम बेनकाब कर रहे। मुबशिर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और आप देखें कि मैं तो उन लोगों में से हूं जो इस बात का कायल हूं, और मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि मैंने वो लिस्ट देखी हुई। आपको पता है एक ज़माने में मैंने स्टेट एंड टीवी को हेड किया है, तो वो क्योंकि चेयरमैन की पोस्ट भी थी, तो एक वो सीक्रेट फंड छोटा सा होता है मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन का, वो सामने आया तो पता चला कि एक साहब 5 कॉलम लिखते हैं मुख्तलिफ नामों से और पैसे लेते हैं। तो ये तो मीडिया में लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पेरोल्स पे हैं, बाहर की एम्बेसीज के पेरोल्स पे हैं, और वो जाहिर है कि इस तरह के लोग तो हमारे मीडिया के अंदर माशाल्लाह सारा साज में मौजूद हैं, बड़े बड़े बुत मौजूद हैं यहाँ पे, और उनको भी टूटना चाहिए मेरा तो ख्याल। बात यह है कि जब मीडिया में फर्ज करें आपने मेरा नाम लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा कि ये मुबश्शिर लुकमान जो है किसी के साथ मुंसलिक है और ये पैसे ले रहा है, और उसका आप एविडेंस लाने लगे हैं कि जी ये बैंक अकाउंट देखें, ये ट्रांजैक्शन देखें, या इतने पैसे लिए, या ये इसने गाड़ी ली, या ये लिया, और मैं उसके ऊपर आके वावेला मचा दूं कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर ये हो रहा है और ये झूठे इल्ज़ाम हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या ये जायज़ होगा? बिल्कुल जायज नहीं होगा। लेकिन यही तो होता है, आप देखिए ना, यही तो मसला है कि जो ये सहाफ़ियों की, मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तो मुबशिर एक आम सा आदमी हूँ, मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये चला है इस मुल्क में। लोगों ने अपनी कंपनीज बनाई हैं, लोगों ने पीआर कंपनीज बनाई हैं, लोगों ने सारा काम किया है। और मैं आपको बताऊं मुबशिर, कुछ 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, मुझे एक बड़े नामी ग्रामी एक एडिटर हैं, अभी भी एक प्रोग्राम भी करते हैं एक टीवी पे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब
आपने अगर ये इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तान की मीडिया में थोड़ा सा इन रहना है ना, तो मेरा आपको मशवरा है कि 3 काम जरूर कीजिएगा। मैंने उनसे पूछा क्या? ये 2001 की बात है। मुझे कहते हैं एक तो आप जरा थोड़ा सा पाकिस्तान को जरा गालियां वालियां दे दिया करें, क्योंकि इतना ज्यादा नेशनलिस्ट आदमी चल नहीं सकता लॉन्ग टर्म। दूसरा, जरा फौज को गालियां वालियां दे के दिया। और तीसरा, इस्लाम को जरा गालियां। तो मैं शक्ल देखने लगा, मैंने कहा जी ये कोई लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल लेवल पे रहने का क्राइटेरिया है कि आप ये गालियां दें? मतलब आप वैसे भी तो चल सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं वैसे भी चल रहा हूँ। आज भी मैं अमेरिका जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, आप भी जाते हैं, हर जगह। कुछ जरूरी नहीं है कि मैं गालियां दूंगा अपने अदारों को, सबको तो मेरी बाहर इज्जत बनेगी। लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ा बिलीव करते हैं इस बात पे कि जब तक 8-10 गालियां पाकिस्तान को ना दी जाएं तो उनकी इज्जत नहीं होगी दुनिया में। और ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ, हमारी सफ़ों में। लेकिन जो सहाफ़ी हैं, जो रिश्वतखोर सहाफ़ी हैं या पे रोल्स पे सहाफ़ी हैं, उनको कौन बेनकाब करेगा? किस में इतनी हिम्मत है? उनको हमें और आपको करना चाहिए ना मुबशिर। देखिए ना, हम तो उस मेरा ख्याल से कि हमें आपको ही करना चाहिए। और मैंने तो एक दफ़ा, आपको याद हो शायद, एक इंटरव्यू में मैं आ भी गया था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि बाद में ये शायद और भी लोग आएंगे अदारे के, और बाकी लोग भी इस तरह से आएंगे। मगर वो इतना रिएक्शन हो गया कि मैं तो आ गया एक प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद बाकी लोगों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए, बताना चाहिए मेरे डॉक्टर शाहिद के पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है जो मेरे अदारे ने दी हुई है, मेरा घर कौन सा है, मेरे मतलब इसमें कोई, और मेरा, मैं अब आपको ये भी बताऊं, अगर इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज IB ISI MI कोई भी मेरे टेलीफोन सुनता है डॉक्टर शाहिद, तो बेशक सुने, क्योंकि हमारी सफों में ऐसे लोग घुसे हुए हैं मुल्क में, हर मुल्क में सुनते हैं। आपके ख्याल से अमेरिका में फोन टैप नहीं होते? आपके ख्याल से खलीजी ममालिक में फोन टैप नहीं होते लोगों के? होते हैं, हर जगह मॉनिटरिंग, फेसबुक, अब तो ये ट्विटर, हर जगह मॉनिटर हो रहा है पूरी दुनिया में। तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा इस बात पे कि अगर कोई मुझे मॉनिटर कर रहा हो, और मैं अगर किसी मुल्क दुश्मन, क्योंकि जाहिर है मीडिया में हम बैठे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों से ओपिनियन बन रहा है, तो अगर मुझे कोई मॉनिटर कर रहा है तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा इस बात पे। और इतराज उनको होना चाहिए जिनको ये शक है कि वो कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, और फिर वो रिएक्ट करते हैं जब उनको पता चलता है कि ओह हमारा फोन टैप हो रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वैसे फोन टैप कोई कर रहा हो, क्या IB करे। आपकी ये क्या जवामर्दी या बहादुरी है कि जिस दिन जनरल पाशा ने रिजाइन दिया या उनकी रिटायरमेंट हो गई, उससे अगले दिन आप उनके खिलाफ कॉलम्स लिखना शुरू हो जाएं या टीवी पे आके बातें करना शुरू हो जाएं, जो कि काफ़ी गलत भी हों, यानी सही ना भी हों, गलत भी हों, और आप सच साबित करने के लिए बजिद रहें? फिर इतनी हिम्मत थी तो फिर जब वो हाजिर सर्विस है तब कर लेना था। ये तो जिन्होंने कॉलम लिखा है मुबशिर, आप उनसे उनसे पूछिएगा। और मैं आपको बताऊं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां भी खूब हैं, ये जिनको पैम्पर करती हैं ना, जिनको बनाती हैं, और ये वही फिर एक दिन वही उन्हीं को भुगत भी रही होती हैं। मुझे तो किसी एजेंसी ने नहीं नौकरी पे रखवाया था ARY में या जियो में या एक्सप्रेस में, अब ना आपको किसी एजेंसी ने रखवाया, हम तो खुद ही, आपको तो मैं उस वक्त जानता हूं जब आप प्रोडक्शन लाइन में थे माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त काम था आपका, बहुत आपने अच्छा काम उस वक्त कर रहे थे। तो हमें तो एजेंसियों ने नहीं रखवाया, लेकिन जिनको एजेंसियों ने रखवाया, जिनको पैम्पर किया, जिनको इंटरव्यूज करवाए, जिनको एक्सेस दी, वो आज उनको भुगते हैं। हम लोग तो आम लोग हैं, आ गए और लोगों की बात करते हैं, लोग हमें पकड़ भी लेते हैं ना, हम जलसे जलूसों में हीरो बनते हैं ना, हमें शौक है हीरो बनने का ना, मुल्क को गालियां दे के। हाँ, जहां क्रिटिसाइज करना होता है एजेंसियों को, सबसे ज्यादा हम करते हैं। बलूचिस्तान के ऊपर अकबर बुगटी साहब का वाहिद इंटरव्यू उस वक्त मैंने किया था। बुगटी साहब ने कहा कि आपको मैं आने की इजाजत दे रहा हूं क्योंकि आप एजेंसियों के लिए। बुगटी साहब, बरामदाग, गजन मरी, उनके साथ हम, मेरा बिल्कुल खुला टुला कन्विंस करते हैं, उनको मनाते हैं, बात करते हैं बलूचिस्तान। लेकिन जरूरी ये नहीं होता कि आप अपने मुल्क को गालियां देना शुरू कर दें दुनिया को सुनाने के लिए, मैं बहुत बड़ा हीरो हूं जी, चैंपियन हूं, और पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं आप, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और बाहर जाके अवार्ड लेने। मेरा तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, और ये कहीं नहीं डॉक्टर होता साहब मेरे दुनिया साथ ही में। रहिएगा। लेकिन इंडिया का कोई आदमी डॉक्टर अमेरिका शाहिद में, मसूद मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर शाहिद मसूद मेरे साथ हैं। मुजाहिद बरेलवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं CNBC के एक ब्रेक के बाद, और जनाब हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद, एंड वी हैव अ लॉट मोर कमिंग फॉर यू, बट बिफोर दैट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद की। मुजाहिद बरेलवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, CNBC पे अपना शो करते हैं। शो के फ़ौरन बाद हमारे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम ब्रेक पे गए थे तो मुझे मारूफ सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि बात यह है कि सियासतदानों का जब हम लाइफस्टाइल देखते हैं कि अरबों रुपए की अराजी हो और करोड़ों के घरों में रह रहे हैं, और गाड़ियाँ देखें, उनकी लेविश लाइफस्टाइल, उनके डेरादारी देखें, और फिर गोशवारे उनके जब देखते हैं,
तो कम से कम 70% अफराद ऐसे आपको नजर आएंगे कि जिनके ऊपर बड़े सख्त सवालिया निशानात उठाए जा सकते हैं। तो इफ्तिखार साहब का ये कहना था कि जनाब अब जो है कम से कम इसी से छानबीन शुरू हो जानी चाहिए, क्यों किसी की बीवी के नाम पे है, किसी के बेटे के नाम पे है, किसी के फलां के नाम पे है, तो फिर आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो आप सियासतदानों तक क्यों महदूद रखते हैं? नहीं तो सियासतदानों तक नहीं, हम तो सहाफियों से भी शुरू हुए थे, आप लेट आए हैं। अच्छा, हाँ। और फिर सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हर एक पे मैं तो कह रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। देखिए एक तासुर ये आता है जब लुकमान आप और हम गुफ्तगू करते हैं और आमतौर पर आपको ख्याल में क्रिटिसाइज भी किया जाता है और शाहिद और जितने भी लोग कि वन नज़र वे हम इस वक्त सियासतदानों को शायद टारगेट कर रहे हैं, और अब बहरहाल ये मीडिया बहुत ओपन भी है। अब जब ये 90s में जब ये किस्सा आया और अभी गुफ्तगू भी हो रही थी, उस वक्त एक पार्लियामेंट थी, आखिर अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट मौजूद थी और बहुत ज़ोरों से मौजूद थी, पीपल्स पार्टी भी थी, दीगर पार्टियां भी मौजूद थी, ये जो असगर खां की जब रेट आई ना, उसके बाद ही ये केस सामने आया ना, और उस पर भी फिर बाद में नहीं किसी ने कुछ कहा। तो एक मुझे ये भी लगता है कि ये क्योंकि नाम थे ज़्यादातर सियासतदानों के, यकीनन सियासतदानों की ये खामियां कमज़ोरियां हैं कि वो ये सब चीज़ों में मुलव्विस होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वही जो हम इदारे एजेंसियां कहते हैं, और शायद क्योंकि हमारी बदकिस्मती से दोनों ही या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आवाम को तो नाराज़ कर सकती हैं, अभी भी मुक़द्दस इदारों को, पिंडी और आपारा को नाराज़ करने के शायद हिम्मत नहीं करती। कितना और क्या करना, और आपने करना क्या, मेरा मतलब है कितना आप गलत खबरें भी हम दे देते हैं, अखबारात में सुर्खियां बन जाती हैं, हम डीजीज के नामों पे गलत कॉलम लिख देते हैं उनसे मंसूब करके। अब इन आज़ादी सहाफ़त का मतलब यह है कि जिसका जो दिल करे वो झूठ बोल दे, जिसके दिमाग में जो आए, जो रात को कहीं बैठ के किसी दावत में उसने एक गॉसिप सुन ली, वो अगले दिन खबर बना के उसको नशर कर दे। मैं उस जमाने की कह रहा हूं, मैं इस जमाने की बात कर रहा हूं। 90s में शायद ये हुआ होगा कि दोनों ही समझते थे, और जिस तरह की वो जंग में मसरूफ थे, क्योंकि बराह रास्त उसमें ISI या फौज आ रही थी, जो लोग आ रहे थे, और मुझे तो आपको इल्म है कि असलम बेग साहब भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठते थे। मैं तो इनसे पहली बार बिलावल हाउस में मिला हूं, उस वक्त ये डेमोक्रेट हो गए थे। आज जो हम असलम बेग साहब के गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई नहीं बात करता था। बाकी भी जो असद दुरानी साहब आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के, उनको सफ़ीर की हैसियत से तरक्की दी गई। तो ये तो खैर हम लोग बाहमी तौर पर करते रहे। आज आपने बजा तौर पर दुरुस्त कहा कि हम इन इदारों और एजेंसियों को इस तरह खड़ा कर रहे हैं और सियासतदानों के, लेकिन आप समझते हैं कुछ हासिल करेंगे हम? मैं तो नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन यूनुस हबीब का इस वक्त जो एलिगेशंस आई हैं उस पर बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनके ऊपर सवालिया निशानात ज़रूर उठ गए हैं और मोतबर नाम। लेकिन ये क्या वजह है कि इस पूरे अरसे में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से पास्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये तासुर था कि वो तमाम मुकदमात खोले जाते हैं जिसका रुख इस्लामाबाद और पीपल्स पार्टी की तरफ खुलता है, आज शायद इस केस का रुख ज्यादातर शरीफों की तरफ है। प्रॉब्लम ये इसीलिए आज आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने ये कहा भी, प्रॉब्लम ये है कि आप बेगम आबदा हुसैन सैयद को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं दिल से मैं कह रहा हूं कि बेगम आबदा हुसैन सैयद जो है ना, मैं उनको सलाम करता हूं। गलती होना ना होना यह अदालत का काम है डिसाइड करना किसने गलती की किसने नहीं की, लेकिन एटलीस्ट एक खातून ने इज्जतदार होने का दावा तो सही कर दिया। लेकिन रुकमान ये क्या वजह है कि यूनुस हबीब का टारगेट जो है, ये जो एक तासुर आ रहा है और उसकी तरफ शायद आज खुलकर शहबाज शरीफ ने इशारा भी कर दिया, और शायद हो सकता है दुरुस्त कहा हो कि जनाब इसमें सब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले तमाम पाक साफ हैं। प्रॉब्लम उसमें ये है कि अब जिसके ऊपर आ गया, निक्सन ने भी ये कहा था ना कि वाटरगेट स्कैंडल में कि जी कौन सा अमेरिकी सदर है जिसने ये नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा नाम आ गया ना, अब तुम्हारे से शुरू करते हैं, और फिर जिसका आता रहेगा उसके ऊपर भी शुरू करेंगे। कहीं स्टार्टिंग पॉइंट तो होना है ना जी, स्टार्टिंग पॉइंट कर लेना, यही तो लेकिन चले मैं एक और तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट कर लेता हूँ। अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब का तो नाम आया ना, ठीक, हम उन पे क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे? सलाउद्दीन साहब को भी, सलाउद्दीन साहब का भी आया, अब इसलिए कि वो साफी हैं, बहुत सारों के नाम आए, बहुत सारों के नाम नहीं आते, बहुत सारों के नाम आए और आने चाहिए नाम, और बहुत जिसने मेहरान बैंक से पैसे लिए, चाहे वो साफी है, चाहे जर्नैल है, चाहे सियासतदान है, उनके नाम आने चाहिए। और उससे भी ज़्यादा जो बहरहाल एक आज आपकी माशाल्लाह जो 22 ख़ानदान है या 48 ख़ानदान है, उसमें 4-5 मीडिया ग्रुप ख़ानदानों में आ गए। यानी इन्होंने इसी अखबार निकालते निकालते ये कोई चौथे नंबर पे है मीडिया ग्रुप, कोई 7वें नंबर पे है, कोई 5वें नंबर पे है। मतलब ये दौलत आप जो कहते हैं ना कि आप देखें सियासतदानों की गाड़ियाँ, उनके बंगले, उनके खानसा में, तो मैं जिस तरह मैं जरूर देखे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जिसकी लाइफस्टाइल उसके टैक्स से यानी मैच नहीं कर रही है। अब देख डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी मुबशर।
डॉक्टर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब ने मुझे अभी मैसेज ये दिया, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं। वो कहते हैं कि कम से कम 70% लोग ऐसे हैं कि जो अपने लाइफस्टाइल को अपने टैक्सेस से और अपनी इनकम से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए सबके साथ, और बिला दरेग होना चाहिए इंसाफ सबके साथ, अवाम की अदालत में और कटहरे में खड़ा होना चाहिए। आप इफ्तिखार साहब से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मुबशिर, देखें, ये जो मुजाहिद साहब बात कर रहे थे ना कि हम सियासतदानों को ज्यादा टारगेट करते हैं और आप पारा और पिंडी का मसला ये है कि ये तुर्की नहीं है जहां पे कैरेक्टर की बेसिस पे पॉलिटिशियंस आए और वो फिर कंट्रोल करें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। ये वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस मुल्क के जो खुद उनके हाथ पैर जोड़ के उनकी मदद से आते हैं इक्तिदार में। जब आप उनकी मदद से इक्तिदार में आएंगे तो आप उन पे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे चेक रखेंगे? आप तो करप्ट हैं, आपकी इतनी मोटी मोटी फाइलें वहां बनी हैं, इतना इतना बड़े आपके बाहर के बैंक अकाउंट्स, आपकी हरकतें, आपकी गलत। तो आप जब पावर में आते हैं तो आप हर वक्त डरे रहते हैं, क्यों हो यार, ये तो मेरी फाइलें बनी हुई हैं यार, ये तो पिछले 20 साल मैं यहीं पे रोकता हूं आपको। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, टिकर्स चल रहे हैं चैनल के ऊपर कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मुलाजमत में, डॉक्टर फकीर हुसैन की मुलाजमत में 2 साल की तौसीह कर दी गई। अब जब अली रजा साहब का केस था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो उनको तो 24 घंटे पता नहीं दिए गए थे या 48 घंटे दिए गए थे। और इस तरह और बड़े केसेस हमारे सामने आए हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशंस, ये इस पे कोई एतराज नहीं हो रहा? क्या आप में और मेरे में हिम्मत है कि हम इस पे बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरे अंदर तो हिम्मत है। देखिए ना, मुझे वजह पता होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है या चीफ जस्टिस ने किया, किसके पास इख्तियार है जिसने मर्जी की है एक्सटेंशन देने का। जिसने मर्जी की है, रोकती तो सुप्रीम कोर्ट रही है ना। नहीं, बिल्कुल एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। कोई रीजनिंग होनी चाहिए उसकी कि क्या वजह है, क्यों, क्या रीजन कैसे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का काम ऐसा है कि को नोकिया इजाद कर रहे हैं, कि सैमसंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो वहां पे? वो और कोई नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में। देखिए, अदालतों का भी इमेज जो है इस वक्त माशाल्लाह, वो आपको पता ही है कि जो लोगों की पल्स है, लोग अदालतों से, आपकी स्टैब्लिशमेंट से, आपकी पॉलिटिकल एलिट से, खुद हमारे मीडिया से लोग बड़ा बेजार हो रहे हैं मुबशिर। और मेरे ख्याल से हर एक को एहसास होना चाहिए कि वो अवाम के सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज ना हो जाए किसी दिन। तो मेरे ख्याल से सबको अंदाजा है, होना भी चाहिए। अदालतों की तरफ लोग देख रहे थे, लोग एस्टेब्लिशमेंट से कोई शाहिद मैं आपको ये जरूर कह दूं, ये जो हम लोग गुफ्तगू में बड़ी मादत के साथ, यानी उन मानों में नहीं जिन मानों में आप कह रहे हैं, ये जो आवाम करते रहते हैं ना, जो बड़ा एक पॉपुलर बात हो गई है कि आवाम के सब्र का। जनाब टंडू मोहम्मद खां में ये जो खातून थी जिन्होंने क्या नहीं करा, वहां पर हड़ताल हुई उसके हक में। जमशेद दस्ती के बारे में हम लोग क्या करते रहे, आवाम उन्हें वोट देते हैं। वो हबीब जालिब कहते थे लोग अपने कातिलों के हैं, उस शाख ले नहीं जा। मूसा गिलानी, तो मूसा गिलानी कहने का मतलब ये कि जनाब ये जो एक चला आ रहा है ना, आप और अब जो जिस तरफ जा रहा है आप देख रहे हैं ना, ये आपने पॉपुलर आज़ाद मीडिया ने क्या नहीं करा पीपल पार्टी के साथ। मुझे तो लग रहा है कि जो आने वाले इलेक्शन में होना है, खुद आप उसकी बाज़गश्त सुन रहे होंगे। और अब तो बड़े बड़े उनके, मैंने इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मैंने आपको एक बात कहनी है, ऑन एयर कहनी थी मैंने आपको बात, कि मैं आपका प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देखता हूं। आप मेरे कुछ पसंदीदा लोगों में से। जब एक ब्रेक से आएंगे तो शायद आपको आप बताना चाह रहे हैं, मैं आपको फरमा रहा हूँ। शाहिद साहब भी हमारे काबिल एहतराम दोस्त हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सेनेटर मोहसिन लगारी को भी हम लाइन पे लें और उनसे पूछें फारूक खान लगारी के ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं उसके मतलब वो क्या कहते हैं। और इफ्तिखार अहमद साहब रोज़नामा जंग के जो सहाफ़ी हैं उनसे पूछेंगे कि वो गोशवारों के मतलब अगर कोई मज़ीद तफसील बता सकते हैं क्या होगी। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जन्स पहले आप मुजाहिद बरेलवी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे और डॉक्टर शाहिद मसूद की हमें ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब इफ्तिखार अहमद ने जियो और जंग से मुंसलिक। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तीनों हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार साहब, आपने मुझे पिछली ब्रेक में ये कहा था कि जो लोग अपने दे लिव बियॉन्ड देयर लाइफस्टाइल्स उनके ऊपर चेक होने चाहिए, खास तौर पे सियासतदान। अब बात यह है कि गोशवारे तो हम झूठे जमा करा देते हैं और हम बड़े आराम से झूठ बोल लेते हैं और मुकर लेते हैं। और सच्ची बात यह है कि आप सियासतदानों की बात करें, मैं आपको पॉइंट ब्लैंक कह रहा हूँ कि सहाफ़ी हजरात हैं जो रिश्वतें लेते हैं और पे रोल्स पे हैं। तो अब कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे ख़त्म हो? बशर मैं तो सॉरी पहले कि मैं सियासतदानों के खिलाफ मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के 1100 अफराद पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट के मालिक हैं।
मैं इस बात को दुरुस्त नहीं समझता कि पाकिस्तान की ये जो 1100 अफराद हैं पार्लियामेंट के अरकान, ये पाकिस्तान के तमाम वसाइल पैदावार इनके पास हैं। मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कि ये 1100 अफराद ही पाकिस्तान की तमाम बुराइयों की जड़ हैं और बुराइयों के जिम्मेवार हैं। मैंने सिंपल सी एक बात की और मैं खुद भी सोचता हूँ कि 70% लोग हमारे गिर्द ऐसे रहते हैं जो अपने लाइफ स्टाइल की बिना पर हमें साबित नहीं कर सकते कि पैसा उनके पास कहाँ से आया। उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें शायर भी हैं, उनमें अदीब भी हैं, उनमें सरकारी मुलाजम भी हैं, उनमें जर्नैल भी हैं, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें प्राइवेट काम करने वाले भी हैं, उनमें ताजर भी हैं, उनमें दुकानदार भी हैं। यार ये जो इतने बड़े एक कैटेगरी आप छोड़ गए, एक कैटेगरी आप छोड़ गए, मुझे नहीं पता दानिस्ता छोड़िए कि डर के छोड़िए। किसे किसे छोड़ गए? कुछ दीनी जमातों के रहनुमा भी हैं। नहीं, उसको तो सबसे पहले कहा होगा शामिल, वो मैं सबको शामिल करता हूँ। लेकिन देखो मुबशिर, आप लोगों के घरों में जाओ, मैं एक घर में गया तो वो जो खाना दिया गया उन्होंने कहा जी हम आपको गोल्ड प्लेटेड खाना दे रहे हैं, जो प्लेटें हैं उनमें गोल्ड है। मैं हैरान रह गया कि यार इनका टैक्स कितना है। वो टैक्स वो देते नहीं है। गाड़ियां 3 खड़ी हैं उनके अपना बाहर, टैक्स देते नहीं है। गोल्ड प्लेटेड किस्म का खाना आपको खिलाते हैं, सर्व कर रहे हैं और बात उनके इंग्लिश में कर रहे हैं। बच्चे उनके यूरोप में पढ़ रहे हैं। मैंने अपना एक बच्चा यूरोप में पढ़ाया, जितनी पैसा कमाया सारा का सारा बच्चे की पढ़ाई पर लगा दिया। मुझे पता है एक बच्चा पढ़ाना और लंदन में तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, और मैं इन फेडरल सेक्रेटरियों से ज्यादा तनख्वाह ले रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और जिसका मैं बकायदा टैक्स देता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग बियॉन्ड देयर मीन्स लिव कर रहे हैं वो 70% हैं। अगर आप चाहते हो पाकिस्तान सरवाइव करे और पाकिस्तान आगे जाए तो हमको बहुत बुनियादी डिसीजन करना पड़ेगा इस अयाशी और इस सारी चीज के खिलाफ। राइट इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इफ्तिखार अहमद, आप कुछ देखो अभी ये जो इफ्तिखार जो बात कर रहे थे, अभी मैं कहीं सुन रहा था। देखें बात यह है कि इत्तेफाक उन्होंने लंदन का जिक्र किया, मैं नहीं अब उस पर ये कहूँगा जी मैं भी लंदन आया था, लेकिन बहरहाल मैं मुझे मौका मिला न्यू कासिल में जाने में। न्यू कासिल में एक मेंबर पार्लियामेंट जो लेबर पार्टी का था उसके घर, और मेरे जो दोस्त थे लाचारी साहब हैं, उन्होंने कहा चले पुरसा करने चले। घर गए तो ना कोई गार्ड, सीधे गए, उसकी बीवी ने दरवाजा खोला, अंदर 2 कमरों के फ्लैट में बैठ गए। लंदन दोपहर का वक्त था, इंडिया नहीं, एक मिनट, वहां पे ये खुदकश धमाके और ये अगवा बराए तावान इस वक्त नहीं हो रहा। आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक। जिस जगह के जो प्रॉब्लम्स है ना, लाइफ स्टाइल, जिस जगह के लाइफ स्टाइल की बात नहीं है, बात यह है कि आप मुझे बताएं सीपीएलसी की क्या रिपोर्ट है, पिछले महीने में कराची डिफेंस में कितने अगवा की वारदातें हुई हैं? नहीं, ये जस्टिफाई, लाहौर डिफेंस में 19 हुई हैं। मुबशिर, मैं क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि अब लोग वो ना रखें तो आप कहेंगे कि मुबशिर जस्टिफाई नहीं होता, उसके बाद भी होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं और शायद लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं। आप गार्ड रखें, आप जहाज रखें अपने पोर्च में, एज लॉन्ग एज वो टैक्स्ड हो, एज लॉन्ग एज वो डिक्लेयर्ड हो, एक तो ये और आपके नाम पे हो। ये जो किडनैप होते हैं और टारगेट होते हैं शायद अपने लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं। मैं 1 मिनट होल्ड करें, मेरे साथ हैं सेनेटर मोहसिन लगारी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशिर। सेनेटर साहब, आपने मुझे एक मैसेज भेजा था फारूक लगारी साहब के हवाले से, आप उसकी वजाहत करना चाहेंगे? आप उस वक्त बात कर रहे थे कि फारूक लगारी ने 2.5 करोड़ रुपए लिए। मैं आपको क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, फारूक लगारी साहब की जो जमीन है ये मेरी जमीन के साथ बिल्कुल लगी हुई है। इसको कहते हैं ना, बन्ने के साथ बन्ना मिला हुआ है। और जब ये सरदार फारूक खान ने ये जमीन बेची थी तो उन्होंने मेरे ख्याल में 47,000 रुपीज एन एकड़ के हिसाब से बेची थी, और मेरे वालिद साहब ने सरदार फारूक खान के साथ इस बात पे झगड़ा किया था कि तुमने रेट खराब कर दिया है, 60-65 हजार रुपए एकड़ जमीन का निर्ख है वहां पे, और तुम 50,000 से भी कम बेच रहे हो, तो तुम इलाके का रेट खराब कर रहे हो। तो उस पर फारूक खान ने कहा था कि तुम लोग जो हो, तुम लोगों के जो सौदे होते हैं तो छोटे छोटे सौदे करते हो, ये तकरीबन 525 एकड़ का एक सौदा है, तो बड़े सौदे में कम निर्ख पे बेचनी पड़ती है जमीन। मैं आपको इसलिए मैंने वो मैसेज किया था क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम एक और है। जी मोहसिन साहब, प्रॉब्लम एक और है, वो जमीन अभी तक उन्हीं के लवाहिकीन के पास है, वो यूनुस हबीब के पास नहीं है, ना बैरात बैंक के नाम पे। नहीं, यूनुस हबीब साहब वगैरह ने वो जमीन अभी कोई 6 महीने पहले वो जमीन 25 करोड़ रुपए की बेची है। एक मस्तोई साहब है, वो दुबई से पैसे कमा के लाए हैं, और मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरा तो बनने के साथ बनना लगता है उसके साथ। तो आई नो दिस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको जानता हूँ। तो यूनुस हबीब साहब जो बातें कर रहे हैं,
यूनुस हबीब साहब जो बातें कर रही हैं, यानी उनकी बातों में क्योंकि सारों के नाम आ रहे हैं, अब फारूक लगारी साहब का नाम यह है कि उन्होंने भी यूनुस हबीब साहब से डील किया। व्हाट मेड यूनुस हबीब सो इंपॉर्टेंट कि एक वक्त के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर नेशनल असेंबली, ये सारे लोग जो हैं वो डायरेक्ट सिर्फ उनसे ही डील कर रहे हैं 25 बैंकों को छोड़ के। ये यूनुस हबीब साहब ने, और यूनुस हबीब को डीजी खान में जमीन मिली थी खरीदने के लिए। मैं अर्ज करता हूँ, डीजी खान में हर तरह से लोग आके जमीन लेते हैं, जमीन के निर्फ के ऊपर है। लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जो उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए की जमीन दी थी, अभी उन्होंने 25 करोड़ की वो जमीन बेची है। और जिस वक्त ये सौदा हुआ था उस वक्त फारूक खान कुछ भी नहीं थे, उस वक्त कुछ भी नहीं थे। उस वक्त जियाउल हक साहब का जमाना था, और वो सॉरी जियाउल हक का जमाना, उस वक्त फारूक खान वगैरह अपोजिशन में होते थे। उस वक्त ये अपोजिशन वाला टाइम था, और उस वक्त ये जमीन का सौदा हुआ था। और ये जमीन वो है, हमारे खानदान में पिछले 3 पुश्तों से खवातीन को, बहनों को उनकी विरासत में हिस्सा मिलता है। और ये जमीन फारूक खान की बहनों की जमीन थी, जो वो जमीनें बेचना चाहती थी, क्योंकि उनकी शादियां देरा गाजी खान से बाहर हुई हैं। उनकी एक बहन राइट। अच्छा, ये क्या एक अगर मोहसिन लगाई साहब सेनेटर इलेक्ट हुई जी, वैसे मेरी कुछ तजस्सुस था, आपको नहीं है कि मोहसिन लगाई साहब किनके वोटों से ज्यादा जीते? नून के ज्यादा थे? वो पर्दा रहने देना, पर्दा रहने दें अपना। उनके दोस्तों ने उनको वोट दे दिए, तो अब उनका क्यों? यार मुझे पता नहीं चल पा रहा कि कैसे दोस्तों ने दे दिया। मोहसिन मुझे ये बताएं कि आप ऐसा बात करें, एक जमीन फारूक लगारी साहब ने फोर्ट मनरो के अंदर बेची थी बहुत साल पहले, और जिसके ऊपर डिमार्केशन की हुई थी कि ये मलिक रियाज साहब ने ले ली है। और वो ज़मीन क्या थी, जब मैंने जाके विजिट की थी तो वो पहाड़ी थी, वो पहाड़ी के ऊपर यानी वो ज़मीन थी, और उसके पैसे मिले हुए थे। क्या ये यूज या एब्यूज ऑफ पावर नहीं है? मैं फिर से अर्ज करूं कि जिस वक्त ये जमीन मलिक रियाज साहब ने खरीदी थी, उस वक्त भी फारूक खान इख्तियार में नहीं थे। फोर्ट मनरू के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। चले, ताल्लुकात तो बन जाते हैं ना मोहसिन। अब आप इख्तियार में नहीं है, लेकिन आपके मेरे से ताल्लुकात तो बन गए ना। अच्छा, मेरे आपसे बहुत पहले के ताल्लुकात है, जब आप टीवी पे नहीं आते थे। दैट्स ट्रू मोहसिन लगारी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और मुजाहिद बरेलवी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साथ हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वी कम टू देम, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और डॉक्टर शाहिद मसूद, 1 मिनट आपका समरी का, ये क्या होना चाहिए मेहरान बैंक के, उसमें अदालत को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है मोशी, जो आपने बात की कि ये एक के बाद दूसरी कहानी, दूसरी के बाद तीसरी कहानी, ये आती जाएंगी सामने। और मेरा ख्याल से जितनी ज़्यादा सामने आए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, कौम के लिए अच्छा है। और मुजाहिद साहब ने जो आवाम के बारे में बात की, मैं बिल्कुल उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आवाम भी एक तरह से बेहिस हो गए हैं। वो भी चेक करते हैं कि यार इस आदमी के पास कौन सी गाड़ी है। पहले वो कहते थे यार शरीफ आदमी, ख़वातीन भी कहती थी कि मेरी बच्ची के लिए कोई शरीफ आदमी का रिश्ता ढूंढो। अब घरों का माहौल भी चेंज हो गया है। अब वो झगड़े होते हैं, पहले जाते थे स्कूल टीचर के पास, मोहल्ले में इमाम मस्जिद के पास, सबसे बड़े बदमाश के पास जाते हैं। तो अवाम भी बेहिस हो गए हैं। और ये शुरू से हमारे अंदर, शायद ये हमारे बड़े सगीर में, आपको मोशे में आपके सिर्फ चंद सेकंड लूंगा, आपको पता ही जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो बड़े सगीर का जो माइंडसेट था वो हिटलर की तरफ था। ये मुजाहिद बरेलवी साहब इंडोर्स करेंगे। हमारे यहाँ जर्मन सिल्वर बर्तनों का नाम रख दिया था, जर्मन सिल्वर। यानी हम इतना ज्यादा उस वक्त पोजेस थे कि जी हिटलर जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, और खिलाफत चूंकि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर भी उसके साथ थी, तो हम कुछ मेंटली ज्यादा जो चोर, बदमाश, उचक्के, पावरफुल, उनके साथ हम ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और इलेक्शन में आप खड़ा कर दें एक स्कूल टीचर शरीफ आदमी को, और उसके मुकाबले पे एक बदमाश को खड़ा करें, और आप देखेंगे बदमाश जीत जाएगा। बदमाश की क्या जरूरत है भाई, शाह को खड़ा कर दें वहां पे। जी वेरी मेरे ख्याल स्पेसिफिक बात करी, वो उस बात को मैं सिर्फ ये एक, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के लिए टेस्ट केस इसलिए है कि पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत वादे नाम आया है शरीफों का कि इन्होंने भी लिए। अगर ये साबित होता है और इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो वो जो पीपल्स पार्टी का और इनके जो बैठे हुए हैं बड़ा एक इल्ज़ाम लगाता था कि जी हर वो केस क्यों खोला जाता है जिसका इशारा इनकी तरफ होता है। अगर इस केस में साबित हो जाता है, वरना फिर यूनुस हबीब को लटकाया जाए, और वाकई ऐसा लटकाया जाए कि वापस ना आए। इसलिए बड़ा टेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रायल, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये आपने कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है दोबारा। मुजाहिद बरेलवी आपका, डॉक्टर शाहिद मसूद आपका, और सेनेटर मोहसिन लगारी आपका, और इफ्तिखार अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं चलते चलते बड़ी क्विकली आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कल आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ, और उसके ऊपर आपको दिखाऊंगा कि 2 और ऐसे महकमे हुकूमत के वो कौन से हैं कि जो खा खा के उन्होंने हमें बेहाल कर दिया है, और हुकूमत
उनको बचा बचा के हमें मज़ीद बेहाल करना चाहती है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।